हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन से स्टार्ट करा था। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने क्या बोला था, वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसको हमने कैसे एक्सप्लेन करा था या समझा था कि मैंने बोला कि जब दो लिक्विड को हमने मिक्स करा तो उस ए लिक्विड में जो ए पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी लिक्विड में जो बी पार्टिकल्स के अंदर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जो हमारा नया सॉल्यूशन जो बना है ऐड करने पे उससे हमारे एक नया बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में। तो ये जो नया बॉन्ड बना है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। या उल्टा बोल सकते हैं कि जो हमारे प्योर लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नए सॉल्यूशन से कम होगा। इसी अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने बोला था कि हम नॉन आइडियल के दो टाइप पढ़ते हैं। यानी तो एक टाइप हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। उस अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसका, ठीक है, मिरर इमेज है, बस सारी चीज़ें उल्टी हो जाती है, ठीक है। अगर हमने बोला कि नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो नया फोर्स बना है, ठीक है, वो ज़्यादा है किससे, इंडिविजुअल ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो पॉजिटिव डेविएशन में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, हम बोलेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव डेविएशन में, वो ए का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब वो ज़्यादा है किससे, जो हमारा नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है ए बी से, यानी, ठीक है। इसी पे सारी चीज़ें हमारी क्या चलेगी, अब आगे कंटिन्यू चलेगी। तो पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने लिखा है सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शन विल शो पॉजिटिव डेविएशन। जो हमारा ए बी इंटरेक्शन नए सॉल्यूशन के अंदर क्रिएट होगा, जनरेट होगा, डेवलप होगा, वो वीक होगा जो हमारे पास प्योर लिक्विड ए और बी के इंटरेक्शन के अंदर है। फर्स्ट पॉइंट वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो हमने बोल दिया कि ए लास्ट केस में ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था नेगेटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया जो नए सॉल्यूशन का है। तो ये ए से भी कम होगा और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी क्या होगा, ये कम होगा। अब बात करते हैं डेल पी मिक्स की। डेल पी मिक्स की अगर हम बात करें तो डेल पी मिक्स में हमने लिखा है पॉजिटिव डेविएशन है तो सारे सिंबल कैसे हो जाएंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर इसमें एक सिमेट्री देखना चाहते हो तो इसको उल्टा लिख लो। जैसे मैंने लिखा ना ए बी इज लेस देन ए, तो इस ए को इधर ले जाओ, ए बी को इधर ले जाओ और ऐसे लिख लो ए ग्रेटर देन ए बी, तो सब ग्रेटर देन वाले सिंबल आएंगे। तो ग्रेटर देन मतलब हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, तो इस तरीके से भी थोड़ा याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो डेल पी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव में क्या होता था, जीरो। तो डेल पी मिक्स की वैल्यू रखी है मैंने पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड, इस मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो पी कैलकुलेटेड को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। मतलब ऑब्जर्व जो हमें वेपर प्रेशर की वैल्यू मिलेगी सॉल्यूशन की, वो ज़्यादा होगी किससे, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की, जो कि हम किससे कैलकुलेट करेंगे, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी, ठीक है। तो ऑब्जर्व तो हमें बैरोमीटर से एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व को हम क्या और क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था जब हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। और जो कैलकुलेटेड है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल तो हम राउल्स लॉ से एक्सप्लेन करेंगे और जो एक्सपेरिमेंटल है वो ऑब्जर्व हम, ठीक है, मेजर करके कैलकुलेट करेंगे। तो जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या क्या आएगी, ज़्यादा आएगी किससे, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे। ऐसा क्यों, तो इसको समझ लें। सेम लॉजिक है जो लास्ट केस में हमने देखा था, बस उसका अपोजिट कर दिया। अब हमने बोला कि ए के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के बीच में कुछ है, और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, अब लेसर हो गया इन दोनों से, यानी, ठीक है। ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सॉरी, ए का और बी का ज़्यादा है किससे, ए बी से। अब अगर मैं कंपेयर करूं वेपर प्रेशर की या वेपर्स बनने की, अगर ए और ए बी को मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ए बी से, तो लिक्विड से वेपर फेस में कन्वर्ट होने की इस लिक्विड की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम होगी क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है।
अगर लिक्विड से वेपर फेस में अगर कन्वर्जन की टेंडेंसी कम होगी तो वेपर्स भी कम बनेगी, वेपर्स कम बनेगी ऊपर तो वेपर प्रेशर भी कम क्रिएट होगा। ठीक है, उसका उल्टा यहाँ पे, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीकर है इसके कंपैरिजन में, तो लिक्विड से वेपर फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्जन होगा, ज़्यादा कन्वर्जन होगा तो वेपर्स भी ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हो क्या रहा है, थ्योरेटिकली तो हमें पता नहीं लग रहा है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो हमने तो क्या करा, थ्योरेटिकली पी नॉट एक्स से और पी नॉट एक्स बी से हमने क्या करा, ये वैल्यू निकाल ली, थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर ली। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जब हमने मेज़र करा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है सॉल्यूशन का, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नए बने वो थोड़े वीक बन गए यानी। तो ऑब्जर्व वैल्यू इसमें इस केस में क्या मिलेगी, हमें ज़्यादा मिलेगी विथ रेस्पेक्ट टू जो थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब बात करें हम नेक्स्ट जो पॉइंट है डेल वी मिक्स। जो डेल वी मिक्स है मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मस्ट बी ग्रेटर देन द समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी। हमारे पास जो यहाँ पे लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, अगर ये 10 ml है और ये 5 ml है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आइडियल के केस में कितना आता, 15। लेकिन नॉन आइडियल के केस में वो कभी भी उसके मतलब दोनों का समेशन फाइनल सॉल्यूशन के बराबर नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। अब इस केस में पॉजिटिव डिवीएशन के केस में समझते कि मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी। कैसे, वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये 10 ml है, ये 5 ml है, तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन 5 + 10 कितना, 15 से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब नया हमारे पास सॉल्यूशन बना तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने वो कैसे, वीक है। जब वीक है तो ये क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल्स, दूर दूर होंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने की वजह से क्या होगा, उनका वॉल्यूम स्पेस भी ज़्यादा थोड़ी क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, और ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, तो पास पास होंगे तो वॉल्यूम भी कम, लेवल भी मुझे कम दिखेगा इसका। इधर भी सेम केस है। तो सारा जो खेल है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, इंट्रैक्शन का, कि मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में कैसा इंट्रैक्शन है, फोर्सेस है। पुराने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में ए और बी के स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल पास में है, नए वीक है तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। सेकेंड, नेक्स्ट आता है हमारे पास डेल एच मिक्स। डेल एच मिक्स का मतलब क्या है, एंथैल्पी। मिक्सिंग करने पे, सॉल्यूशन बनने पे जो एंथैल्पी में चेंज है वो कैसे बताते हैं हम, पॉजिटिव डिविएशन के लिए भी पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिक्स में डेल एच एंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है इस केस में, इस ओवरऑल प्रोसेस के अंदर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। कैसे, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये कैसा है, वीक है। तो इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगी, इसको भी तोड़ना है तो एनर्जी देने पड़ेगी, और इसमें से एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ये बॉन्ड बनेगा नया। तो जो बॉन्ड बन रहा है नया वो वीक है तो एनर्जी भी क्या, कम रिलीज होगी। जो बॉन्ड हमें दोनों ब्रेक करने, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसमें एनर्जी भी क्या देने पड़ेगी, ज़्यादा। तो एनर्जी ज़्यादा देने पड़ रही है, रिलीज कम हो रही है, तो ओवरऑल जो हमें वैल्यू मिलेगी इस नेट सिस्टम से वो क्या मिलेगी, हीट एब्जॉर्ब होती हुई नजर आएगी। इसलिए ये कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए हम लिख देते हैं डेल एच मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट भी। नेक्स्ट आ जाओ एंट्रोपी। फिर मैंने बोला एंट्रोपी के लिए कभी भी आइडियल, नॉन आइडियल और नेगेटिव पॉजिटिव में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दो अलग अलग सॉल्यूशन हम जब मिक्स करेंगे, दो अलग अलग लिक्विड को हम मिक्स करेंगे, तो दो अलग अलग लिक्विड को जब हम मिक्स करते हैं तो उस लिक्विड को मिक्स करने से यहाँ पे एक ही टाइप के था, एक पैटर्न था, ठीक है, एक ऑर्डर्ड वे में थे सारे, इधर भी बी टाइप के एक ऑर्डर्ड वे में थे, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया हमने तो मिक्स करने पर अब डिसऑर्डरनेस आ गया। अब ए और बी दो अलग अलग टाइप के हमें क्या नजर आने लगे, मॉलिक्यूल्स या एटम या पार्टिकल्स नजर आने लगे। तो एंट्रोपी तो हमेशा बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। अब इसको समझ लो या रट लो, कैसे भी ध्यान रखना, एंट्रोपी किसी भी सॉल्यूशन के लिए आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, नॉन आइडियल में भी नेगेटिव डिविएशन हो, पॉजिटिव डिविएशन हो, एंट्रोपी हमेशा
बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि दो लिक्विड अलग अलग मिक्स कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जा रहा है, डिसऑर्डरनेस आ जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पॉइंट है गिब्स फ्री एनर्जी का, वो मिक्सिंग का, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन हमेशा ज़ीरो होगी। अगर ये दो लिक्विड मिक्स करने से हमें सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन तो तभी बनेगा जब वो कैसे अपने आप में एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली अपने आप, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो भले वो आइडियल बनाए या नॉन आइडियल बनाए, लेकिन सॉल्यूशन तो बनाएगा। अब सॉल्यूशन बना है तो उसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी, और यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी थ्रू आउट द वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप मिक्स हो जाए। तो इसलिए हमेशा हर तरह के सॉल्यूशन के लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू भी लेस देन ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि लेस देन ज़ीरो का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये सॉल्यूशन बनाना का जो प्रोसेस है, जो सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है, वो क्या है, एक स्पॉन्टेनियस है, इसलिए हमेशा लेस देन ज़ीरो होता है। अब आ जाओ यहाँ पर, हम पहले तो हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसमें ये जो ग्राफ है, सेम ग्राफ हमने अभी देखा था नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो नेगेटिव डेविएशन में जो हमने ग्राफ देखा था, तो मैंने बोला था कि ये जो ग्राफ है ये आइडल, मतलब डैश लाइन से जो दिखा रहे हैं हम, वो किसके लिए, आइडल सॉल्यूशन के लिए। तो ये बता रहा है दो वॉलेटाइल कंपोनेंट है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, वॉलेटाइल हो, तो उसमें वेपर प्रेशर हम देख चुके हैं केस 2 के केस में, है ना। तो वहाँ पर ये जो लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए रिप्रेजेंट होती है। ये वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ए कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर क्या वेपर प्रेशर है वो लाइन रिप्रेजेंट करती है, और ये बी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर क्या वेपर प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब बात आ रही है कि हम यहाँ पे नॉन आइडियल पढ़ रहे, तो एक तो नेगेटिव पढ़ा था, एक पॉजिटिव। तो अब काफ़ी लोगों को क्लिक कर गया होगा कि नेगेटिव डिवीएशन के केस में हमने क्या करा था, इस आइडियल से नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ सारी लाइनें ड्रॉ हुई थी इस तरीके से और इस तरीके से। अब जब पॉजिटिव डिवीएशन है तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या आ रही है, कुछ ज़्यादा वैल्यू आ रही है। मतलब जो कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल वैल्यू है जो ये डैश लाइन को शो कर रही है, उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू मिल रही है ऑब्जर्व या जो एक्सपेरिमेंटली, मतलब इससे कुछ ऊपर से लाइन आएगी, ठीक है। इसी तरीके से पी नॉट एक्स से ये क्या बता रहा है, पी ए की वैल्यू बता रहा है, तो ये तो होगी थ्योरेटिकल, और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी, पी ए। तो इसमें लिखा नहीं है लेकिन लास्ट नेगेटिव में लिखा था पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए। तो वो वैल्यू कहाँ, इसमें भी पॉजिटिव ऐसा आएगी, इसमें भी ऐसा आएगी, ठीक है। तो बस सेम जैसे लास्ट केस में हमने ड्रॉ करा था नेगेटिव डेविएशन के लिए, उसी तरीके से पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो यहाँ से सिंपली इसको हमें ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा, और ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये धीरे धीरे बढ़ता है, एक मैक्सिमम पॉइंट पर तक पहुँचता है और फिर वापस रिड्यूस होकर थोड़ा सा नीचे आता है। इसी तरीके से ये बनाएंगे हम पी ए के लिए। तो ये पी ए के लिए हो गया, और पी बी के लिए बनाएंगे तो ये इस तरीके से पी बी के लिए हो गया। तो ये ग्राफ है हमारा पी बी के लिए, ये ग्राफ है हमारा पी ए के लिए, और ये ग्राफ है हमारा सिर्फ पी जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, नेगेटिव डेविएशन हमने बात करी थी एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, 3 टर्म मैंने लिखे थे। तो एजियोट्रॉप मैंने बताया था वो मिक्सचर जिसमें कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे पार्टिकल्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, और वो क्या हो, उनका सेम कंपोजिशन हो उन कंपोनेंट का लिक्विड एज वेल एज वेपर फेस में। तो जब सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड और वेपर फेस में, तो हम कभी भी उन लिक्विड का जो हमारा मिक्सचर बना है दो लिक्विड का, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया था। तो वहाँ पे हमने नेगेटिव डेविएशन के लिए बोला था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और मैंने बताया भी था कि उसमें मैक्सिमम वर्ड की यूज़ करा है, क्योंकि उसमें एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जब हम ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे थे, तो इधर कुछ बन रहा था हमारा मिनिमम वेपर प्रेशर की वैल्यू। उस मिनिमम वेपर प्रेशर की वैल्यू पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्सली होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड का वेपर फेस में कन्वर्जन उतना ही कम होगा, तो उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। तो वो वेपर प्रेशर को हमें बढ़ाना है, एटमॉस्फेरिक के बराबर करना है, तो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में इसको भी डिस्कस कर लिया था। तो अब बात वही आ रही है कि जब देखना यहाँ से इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ तो ये कंटिन्यूसली वैल्यू बढ़ रही है। एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने मान लिया यहाँ पर है इसकी, और यहाँ से फिर रिड्यूस होके ये एक वैल्यू इधर आ गई। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आई है वेपर प्रेशर की, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर वेपर प्रेशर तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस रिलेशन में अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि वहाँ पर नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर मिनिमम था और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम था। पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर मैक्सिमम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पर मिनिमम आएगा। अब इस करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पॉइंट पे जहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है सॉल्यूशन का, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे कुछ मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। इस साइड मैंने मान लिया ए का बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया 0.8 ए का मोल फ्रैक्शन है, तो अपने आप बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.2। तो इस कंपोजिशन पे, ठीक, इस मोल रेशो इस मोल फ्रैक्शन के कंपोजिशन पे हमें मान लिया अगर मुझे एजोट्रॉपिक मिक्सचर इस पॉइंट पे बन रहा है, इस पॉइंट पे अगर एजोट्रॉपिक मिक्सचर अगर बन रहा है, तब मैं इसको क्या बोलूँगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पे हमने क्या बोला था उसको, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम था तो उसको हम बोल रहे थे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, एजियोट्रॉप को लेके मैंने लास्ट क्लास में बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि कोई दो लिक्विड मिलके एक मिक्सचर बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, तो वो क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हर एक लिक्विड या हर एक मिक्सचर बनाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली हमें वो पता लगता है। दूसरी बात, क्या हर एक कंसंट्रेशन पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, नहीं। अगर कोई लिक्विड बना भी रहा तो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये जो ए और बी मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया इस पॉइंट पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, तो ये मैंने मान लिया इधर 0.4 होगा ए का और 0.6 होगा। तो इस पॉइंट को छोड़ के कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ बनेगा इस सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंटली। और अगर यहाँ अगर वो बन रहा है, अगर ऐसा सॉल्यूशन लिया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे उसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो इसकी बात भी लास्ट क्लास में मैं डिटेल में कर चुका था, वहाँ मैक्सिमम यूज़ करा था और अभी यहाँ पर क्या यूज़ करा हमने, सिर्फ मिनिमम। अब वही मैंने आगे लिखा है, बाकी चीज़ें मेंशन नहीं करी, तो वही चीज़ लिखा है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ two liquids in which boiling point of mixture is less than boiling point of individual liquids। जो दो लिक्विड्स को मिक्स करके जो हमारा मिक्सचर बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए कंपोनेंट है, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए अगर हमें 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, ठीक है, ये टी बी बॉइलिंग पॉइंट और ये बी कंपोनेंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री सेल्सियस। देन जो हमारा सॉल्यूशन बना है और वो अगर एजियोट्रॉप बन गया है, ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर उसने बना लिया है तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों वैल्यू में से जो मिनिमम होगा उससे भी कम होगा। तो यहाँ पे 50 और 70 में से मिनिमम कौन सा है, 50, तो 50 से भी कम इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। नहीं, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में हमने बोला था कि दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे भी ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में दोनों में से जो मिनिमम होगा उस मिनिमम से भी सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू लिए ताकि कंपैरिजन तुम्हारे लिए आसान रहे। वहाँ पे भी मैंने 50-70 लिया था, ठीक है, एजम्पशन है ये, तो वहाँ पे मैंने बोला था मैक्सिमम के केस में सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 70 से ज़्यादा ही होगा,
और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे वो हमेशा कम होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल्स वैल्यू है, ये डिटेल्ड हमारे अभी इस लेवल पे, ठीक है, कंपटीशन लेवल में है नहीं, ये हम इंजीनियरिंग वगैरह हायर एजुकेशन में इन चीज़ों को डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं एजियोट्रॉपिक को, लेकिन यहाँ हमारे सिर्फ डेफिनेशन और बेसिक्स चीज़ें और एक ग्राफ है। ठीक है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है, सिर्फ इतना हमें बेसिक्स का ध्यान रखना। ठीक है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब सिंपल सी बात, जब दो लिक्विड को हमने मिक्स करा तो उसने ऐसा मिक्सचर बना लिया कि अब अगर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया है तो अब उन दोनों को कंपोनेंट को ए और बी जो मिक्स होकर बने सॉल्यूशन बने हैं उनको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लिक्विड फेस में उनका मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन होगा सेम वेपर फेस में हो जाएगा। तो इस तरीके से उन दोनों को हम कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करके दो लिक्विड के मिक्सचर से एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं, तो अगर कहीं गलती से अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जा रहा है तो वहाँ उसके बाद आप कितने भी इनफाइनाइट कंडेंसेट लगा लो, कभी भी वो दोनों सेपरेट आउट नहीं होंगे। इसलिए एक्सपेरिमेंटली दो लिक्विड जो हम बनाते हैं तो उनको हम चेक ये करते हैं कि क्या वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसी कंपोजिशन में बना तो नहीं रहा है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है इसके बीच में, किसी भी मोल फ्रैक्शन के बीच में, ऐसा नहीं कि यही बनेगा यही बनेगा कहीं। अगर वहाँ बन रहा है तो हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ तक, अगर मान लो हमने सेपरेट करना शुरू करा, अगर मैंने इसको सेपरेट करना शुरू करा, मान लिया 0.2 XA है तो 0.8 क्या हो जाएगा XB, यहाँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है। तो मेरा काम क्या होगा कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन ऐसा लूँ, या तो मैं यहाँ पर हो मेरा कंपोजिशन या फिर यहाँ पर हो, क्योंकि जैसे अगर यहाँ पर आ गया कंपोजिशन, ठीक है, यहाँ से मूव करते करते यहाँ पर आ गया तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेगा और फिर कभी सेपरेट आउट नहीं होगा। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मिक्सचर का मैं कंपोजिशन ऐसे लूँ कि इससे कुछ ज़्यादा वैल्यू मिले, ताकि उसको सेपरेट आउट करते करते मैं उन दोनों को क्या कर दूँ, अलग कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दिया, ये थोड़ी हायर लेवल की चीज़ें हैं जो हम हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक, तो बेसिक से चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले, नोट कर ले, और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल से सिर्फ फोर हम देखेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे टॉपिक को। इसके एग्जाम्पल की बात करें, फिर मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, पूछा गया है पॉजिटिव डिविएशन, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा दो लिक्विड का एग्जाम्पल पॉजिटिव डिविएशन का है। ये 4 में से ये 4 ऑप्शन दे देंगे और ये पूछ लेंगे कौन सा एक नेगेटिव डिविएशन का एग्जाम्पल नहीं है, कैसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ हमारे जनरल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने 3 या 4 एग्जाम्पल मैंने लास्ट जो हमने पढ़ा था नेगेटिव डिविएशन उसमें भी दिया था, और उसमें मैंने लॉजिक ये बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन में बढ़ जाता है और जनरली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है नहीं, लेकिन इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो हमें पता नहीं लगता है नहीं। तो इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, तो कोशिश करो इसको याद ही रखो है नहीं। ठीक है, तो वो सबसे सिंपल ही है। एल्कोहल प्लस वाटर ये मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ऐसे ही एल्कोहल प्लस हाइयर हाइड्रोकार्बन, हाइयर हाइड्रोकार्बन से मतलब है एन पेंटेन, एन हेप्टेन और फर्दर इस तरीके से। एसीटोन प्लस इथेनॉल और बेंजीन, ठीक है, ये दोनों भी मिलके क्या है, आइदर इसके साथ C2H5OH के साथ एसीटोन ले लो या C6H6 बेंजीन के साथ एसीटोन ले लो। ठीक है, तो ये भी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, नॉन आइडियल पॉजिटिव डिविएशन वाला सॉल्यूशन। CCl4, ठीक है, CCl ये मैंने गलत लिख दिया है, ये क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, CHCl3 को। ठीक है, CCl4 ये तो टेट्राक्लोरोमीथेन है, इसको क्लोरोफॉर्म नहीं बोलते। तो ये CCl4 प्लस C6H6, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, और ये क्या हो गया, टॉल्विन, ये भी क्या करते हैं, नॉन आइडियल बनाते हैं। इसी तरीके से CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके भी क्या बनाती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है वो हमने डिटेल में देख लिया है। 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बेसिस पे, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में भी एक होता है नेगेटिव डिविएशन, एक पॉजिटिव डिविएशन। कौन कौन से फैक्टर कैसे इफेक्ट होते हैं, ये जो टॉपिक है इसमें सारे
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, यानी वो पूछ लेगा 4 ऑप्शन देके डेल एच और डेल वी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव डिविएशन के लिए, या कौन सी वैल्यू ज़ीरो होगी आइडियल के लिए या नॉन आइडियल के, इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। और एग्ज़ाम की बात करें हम बोर्ड एग्ज़ाम की, तो ये इसमें ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यानी ग्राफ बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यहाँ पे आज इस लेक्चर तक हम सॉल्यूशन चैप्टर का 70% जो कोर्स है वो कंप्लीट कर चुके। मैंने बोला था इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊँगा। फर्स्ट पार्ट में हमने आई थिंक फर्स्ट 10 जो लेक्चर्स बने वहाँ तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स या जो भी यूनिट्स थी वो सारी डिटेल में पढ़ ली थी, वो मेरा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद वहाँ से मैंने शुरू करा था वेपर प्रेशर, वहाँ से लेके आज इस लास्ट लेक्चर तक जो अभी हुआ है चल रहा है, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें वेपर प्रेशर उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन पर हमने बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है मेरे लिए, जिसमें हम वेंट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते। तो 25 to 30% थोड़ा सा पार्ट और बचा हमारा इस चैप्टर का, फिर ये कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। तो एक बार देख लो पुराने नोट्स, ठीक है। वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एक बार सारी चीज़ें तरीके से देखें, तरीके से नोट्स बनाएं और प्रॉपरली सुने, क्योंकि लिखने को बहुत कुछ है नहीं इसमें, सारी चीज़ समझने की है। क्योंकि अभी तुम लिख लोगे लेकिन बाद में तुम उनको समझोगे नहीं, तो फिर डाउट होगा कि ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। तो सुनना बहुत ध्यान से जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, यानी ठीक, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सब मेरे को यहाँ पे लिख के तुम्हें प्रोवाइड कराना इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, नोट्स जो मैं लिख के तुम्हारी शीट जो मैं एक शीट में जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो तुम्हारे नोट्स के हिसाब से मोर देन इनफ है। फिर भी किसी को लगता है कि अगर कुछ जो मैं बोल रहा हूँ उसको लगता है इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं रहेगी या मुझे अच्छी लगी या ये मेरे लिए काम आई, तो अपने अलग से कुछ लिख सकता है उसी नोट्स के अंदर साइड में, यानी जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। वो तुम अपने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले और एक बार यहाँ तक वापस अच्छे से पढ़ ले, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में वेंट ऑफ फैक्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।